पर मत जाइए, गूगल ट्रांसलेट कुछ गड़बड़ है इसका, तो इसलिए मैंने इसका इंग्लिश वर्जन लिख दिया है। इक्वलिटी एज रिवार्ड्स रेफर्स टू डेजर्ट एज, यानी पुरस्कार के रूप में समानता का तात्पर्य किसी व्यक्ति का क्या हक है, किसी व्यक्ति की जरूरतें क्या हैं, किसी व्यक्ति ने क्या योगदान दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। किस रूप में आप इसको करेंगे? इंग्लिश वर्जन से देखिएगा बेटा, हिंदी से नहीं, हिंदी उल्टा पुल्टा राइट नाउ। तो ये ऑप्शन गलत है। किसी व्यक्ति ने क्या योगदान दिया है इसके आधार पर समानता तय होगी नहीं, राइट नाउ। किसी व्यक्ति की जरूरतें क्या हैं इसको भी आप फोकस कर सकते हैं, बट यहां पर कह रहा है इक्वलिटी एज रिवार्ड्स रेफर टू डेजर्ट की बात कर रहा है, राइट नाउ। तो डेजर्ट की बात है कि किसी व्यक्ति का क्या हक है, व्हाट इज ड्यू, राइट नाउ, उसके आधार पर आप बात करें। इससे भी ज्यादा एडवांस ये हो जाता है आपका, राइट नाउ। ए वाला ऑप्शन है, राइट नाउ, ए वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है बी से। बी नहीं टिक करेंगे बेटा, ए टिक करेंगे, ए आंसर होगा इसका। समझ में आ गया ना? तो ये आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, ध्यान से सवाल पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। दूसरा, समानता पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, राइट। समानता की खोज का अर्थ वास्तविक समानता नहीं है। अब ऐसा नहीं है हम कि वास्तविक समानता के लिए हम बात करने जाएं तो ये तो संभव नहीं है भाई, ये तो कैसे हो पाएगा आप बताइए, राइट। तो ये वाला ऑप्शन एकदम सही है। पुरुष और महिलाएं एक जैसे पैदा नहीं हो सकते, ये बात बिल्कुल सही है। मेल और फीमेल में अंतर तो होगा, एक जैसे कैसे पैदा हो जाएंगे भाई, राइट। लेकिन समानता की मांग है कि उनके साथ समान व्यवहार किया जाए, ये बात बिल्कुल सही है, राइट नाउ। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी ठीक है, समानता से जुड़ा हुआ। हम समानता चाहते हैं क्योंकि हम इसे न्याय संगत मानते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि समतावादी सिद्धांत इस पर आधारित है कि पुरुष और महिलाएं समान हैं। देखिए, समतावादी सिद्धांत कहता है, ध्यान से आप समझिएगा, एगलिटेरियन सोसाइटी की जो बात आप करेंगे तो उसमें महिला और पुरुष की बात नहीं की गई है, उसमें सभी व्यक्तियों की बात की जाती है। इसमें क्या की जाती है? सभी व्यक्ति की बात की जाती है, यानी महिला और पुरुष के साथ साथ महिला महिला और पुरुष पुरुष भी इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है ना। एगलिटेरियन सोसाइटी, जैसे कि आर्टिकल 39 का क्लॉज बी एंड सी की अगर हम बात करें तो ये समतामूलक समाज की बात करता है। किसकी? समतामूलक समाज की। तो इसमें केवल महिला और पुरुष की बात नहीं होगी, पुरुष पुरुष भी और महिला महिला भी इसमें शामिल है। एज अ होलिस्टिक अप्रोच में बात होती है, राइट नाउ। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, ठीक है। 1 2 3 आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा बेटा, इसका क्या हो जाएगा? बी आंसर। एनी डाउट? तो जिन लोगों ने बी उत्तर दिया है उनका सही है और सी वाले गलत हो जाएंगे। जिन्होंने सी उत्तर दिया था उनका आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, ध्यान से सवाल पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रक्रियात्मक न्याय कानून की विषय वस्तु से संबंधित है, मूल न्याय प्रक्रिया की निष्पक्षता से संबंधित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। प्रक्रियात्मक न्याय कानून की विषय वस्तु से संबंधित है, गलत है भैया। प्रक्रियात्मक जो न्याय होता है, मैंने कल आपको बताया तो था, ये तो निष्पक्षता की बात करता है। किसकी? निष्पक्षता की बात करता है, राइट नाउ। प्रक्रियात्मक न्याय और मूल न्याय है, ये सब्सटेंटिव लॉ है, सब्सटेंटिव जस्टिस है। और सब्सटेंटिव जस्टिस किसकी बात करता है? विषय वस्तु की बात करता है, तो ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा डी, न तो एक सही है और ना ही दो। आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से न्याय के सिद्धांत जॉन रॉल्स द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं? अब इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के लिए समान स्वतंत्रता के साथ संगत सबसे व्यापक बुनियादी स्वतंत्रता का समान अधिकार होना चाहिए, ठीक है साहब, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या कह रही है? सामाजिक और आर्थिक समानताओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि वे सबसे कम सुविधा प्राप्त व्यक्ति के लिए अधिकतम लाभकारी हों। बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक है।
ये समानता कह रहा है, सामाजिक आर्थिक समानताओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए, असमानता होना चाहिए यहां पर, ठीक है। हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हुई हो, असमानताओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि वे सबसे कम सुविधा प्राप्त व्यक्ति के लिए अधिकतम लाभकारी हों। अब बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। उस समानता को हटा दीजिए, हो सकता है मूल प्रश्न में समानता हो बट हमने उसको रेक्टिफाई कर दिया। अब आप आंसर दीजिए क्या होगा। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के लिए समान स्वतंत्रता के साथ संगत सबसे व्यापक बुनियादी स्वतंत्रता का समान अधिकार होना चाहिए। बताइए इसमें क्या गलती है, सही तो है। इसका मतलब तो यही है ना कि प्रत्येक व्यक्ति को, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत स्वतंत्रताओं का उतना ही अधिकार है जितना कि दूसरे को। राइट नाउ यहां पर समानता की बात आ जाती है। राइट नाउ सभी के लिए मूलभूत स्वतंत्रताएं एक समान होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है, सामाजिक आर्थिक असमानता खत्म तो नहीं की जा सकती, न्याय का दूसरा सिद्धांत है, लेकिन इसको रीस्ट्रक्चर कीजिए कानून के माध्यम से, और उसमें जो सबसे कमजोरतम लोग हैं उनको भी क्या मिले, लाभ मिले। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, सी आंसर होगा बेटा। क्या होगा, सी आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है आपका, जरा इसका उत्तर दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्बर्ट मार्क्यूज ने अपनी एक आयामी मनुष्य की अवधारणा में पूंजीवाद की आलोचना प्रस्तुत की है, क्या यह कथन सही है? दूसरा, समानता इस मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। यूरोपीय पीढ़ी द्वारा स्वतंत्रता और स्वाधीनता के अर्थ को व्यापक बनाया गया। आधुनिक परिदृश्य में समानता सकारात्मक भेदभाव से संबंधित है। बताइए क्या होगा। उपर्युक्त कथनों में कौन से कथन सही हैं? सही कथन को आइडेंटिफाई करना है। सही कथन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या मिल रहा है हमें? 5 का डी। ओके, और आगे बढ़िए। कोई बात नहीं, अगर प्रश्न का उत्तर गलत होता है तो उससे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हो गई। क्यों हो रही है मत भिन्नता, बताइए। हर्बर्ट मार्क्यूज ने अपनी एक आयामी मनुष्य की अवधारणा में पूंजीवाद की आलोचना की है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। राइट नाउ क्या कंफ्यूजन हो सकता है बताइए आप। राइट, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। समानता इस मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, इसलिए भाई समानता इसी बात पर तो आधारित है। भाई उदारवाद में अगर हम बात करें, शुरुआत वहीं से कि प्रत्येक व्यक्ति है वो विवेकशील प्राणी है, विवेकशील प्राणी है तो वो समान है भाई। राइट, इसमें महिला पुरुष की बात नहीं की जाएगी, पुरुष पुरुष की बात नहीं की जाएगी, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। यूरोपीय पीढ़ी द्वारा स्वतंत्रता और स्वाधीनता के अर्थ को व्यापक बनाया गया। अब बताइए कैसे व्यापक बना दिया भाई? फिर अमेरिका क्या कर रहा था? एशिया क्या कर रहा था अगर इन्हीं लोगों ने ये सब कुछ किया है तो? राइट नाउ तो यूरोपीय पीढ़ी थोड़ी नहीं है, गलत है ये। आधुनिक परिदृश्य में समानता सकारात्मक भेदभाव से संबंधित है। राइट नाउ ये कोई जरूरी थोड़ी नहीं है भाई। आधुनिक परिदृश्य में तो आपके दोनों चीजें आ जाती हैं, आपके जो उदारवादी लोकतंत्र हैं वो भी आ जाते हैं और भारत जैसे देशों के लोकतंत्र भी आ जाते हैं। तो जहां सकारात्मक स्वतंत्रता का महत्व है और जहां पर आप देखेंगे पूंजीवादी व्यवस्था है वहां पर नकारात्मक स्वतंत्रताओं का महत्व है। तो दोनों चीजें साथ साथ चल रही है ना दुनिया में, तो अकेले सकारात्मकता की बात थोड़ी नहीं है। राइट नाउ तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, स्वाधीनता की बात कहां की है? ये आज खून के आंसू इनको रोने पड़ेंगे और रो रहे हैं। राइट नाउ इन्होंने तो खून के आंसुओं में डुबाया है भाई। ये स्वाधीनता का पाठ पढ़ाएंगे कहां से? पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद का दौर शुरू किया था इन लोगों ने। ये स्वाधीनता के फेवर में कब आ गए? हाँ, अपने लिए बात इन्होंने की थी, दुनिया के लिए थोड़ी नहीं की है। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, ध्यान से सवाल पढ़िएगा।
देखते हैं। देखिए, कानूनी समानता का तात्पर्य सभी नागरिकों की कानून के प्रति समान अधीनता, यानी कोई भी कानून से ऊपर नहीं होगा, सभी कानून के अधीन होंगे और सभी नागरिकों के लिए कानूनी समान संरक्षण होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। हमारे यहां पर भी तो आर्टिकल 14 में ये बात लिखी हुई है। ठीक है। राजनीतिक समानता का तात्पर्य नागरिकों के लिए समान राजनीतिक अधिकार हैं, बिल्कुल सही बात है ये। और निर्णय लेने वाली संस्थाओं में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा, तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। राइट नाउ हमने अनुच्छेद 324 और 325 को आप पढ़ लीजिए। राइट नाउ पॉलिटिकल राइट है और बॉटम से लेकर के टॉप तक जितने भी हमारे यहां पर पद हैं सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं। तो ये क्या हो गए, आपके राजनीतिक अधिकार हो गए। रॉबर्ट डाल का मानना था कि केवल एक लोकतांत्रिक सरकार ही राजनीतिक समानता के तर्क के अनुरूप है। ये बात भी बिल्कुल सही है, रॉबर्ट डाल ने यह बात कही थी। और सामाजिक समानता का तात्पर्य है कि सामाजिक वर्गों का अभाव, यानी वर्ग विहीन समाज होना चाहिए। राइट नाउ तो ये भी बात बिल्कुल सही है यहां। और ये कह रहा है अनुचित भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो डी आंसर जिन्होंने टिक किया है उनका सही है। क्या है, डी आंसर सही होगा इसका। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेलकम टू ऑल। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल आ रहा है, जरा ध्यान से सवाल पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है ये, स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण में क्या शामिल है। यानी स्वतंत्रता में दो बातें आ रही हैं आपकी। एक है आपका, एक पहलू है नकारात्मक स्वतंत्रता का, और दूसरा पहलू है सकारात्मक स्वतंत्रता का। किसका, सकारात्मक स्वतंत्रता का। तो अब आप बताइए, इसमें ये कह रहे हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से संबंधित जो ये 4 कथन दिए हुए हैं, इन कथनों में कौन सा सही है, यानी प्रयोग करके सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। राइट, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता आप समझ तो रहे हैं ना। शिव कुमार चौधरी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, सभी को शुभाशीष है और शुभकामनाएं हैं। फटाफट आंसर दीजिए क्या हो। ये क्या कह रहे हैं यहां पर, स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण में शामिल क्या है। अब आप लोगों ने उत्तर दे दिया, अब जरा समझ लीजिए क्यों गड़बड़ हो रही है आपसे। नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब समझिए। नकारात्मक स्वतंत्रता एक तरह से व्यक्तिवाद को बढ़ावा देती है, और जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो व्यक्तिवाद को नहीं बल्कि सामूहिक हित को बढ़ावा देती है। वो सामूहिकता से जुड़ी हुई है, यानी कलेक्टिव इंटरेस्ट से कनेक्टेड है, या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि वो समुदायवाद के कनेक्ट हो जाती है। किससे, समुदायवाद से। तो ध्यान से आप समझिएगा, नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये मिस्टर एक्स है कोई, ध्यान से समझना, ये मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर वाई है। ठीक है, अब ये परिवार से जुड़े हुए हैं, मान लीजिए कृषि परिवार है इनका। ठीक है, ये मिस्टर एक्स को पढ़ने लिखने के लिए परिवार ने सपोर्ट किया और इसके परिवार ने भी इसको सपोर्ट किया। ध्यान से आप समझिएगा। अब ये पढ़ लिख करके असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, बाकी बहन भाइयों ने या सबने मिलजुल करके, इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कॉम्प्रोमाइज करके, ये पढ़ने में ठीक ठाक थे, इनको सपोर्ट किया और ये प्रोफेसर हो गए, IAS PCS हो गए, कुछ भी हो गए। ठीक है, जैसे ही ये इस लेवल पर आए तो इन्होंने देखा, ध्यान से आप समझिएगा, इन्होंने इनसे कहा कि भाई अब उम्मीद करेंगे कि भाई आप सपोर्ट कीजिए परिवार का, लेकिन इन्होंने क्या किया कि सपोर्ट करने के बजाय इन्होंने बोल दिया कि देखो भाई, तुम लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया है, बल्कि मैं योग्य था पढ़ने में, तुम क्यों नहीं पढ़ लिए। अगर तुमने मुझे बनाया है तो तुम भी तो बन सकते थे, तुम क्यों नहीं बने भाई, तुमको पता था कि तुम नहीं बन सकते, इसलिए तुमने हमको सपोर्ट किया था। और देखो भाई, मैं रहता हूं हाई प्रोफाइल सोसाइटी में, राइट नाउ, वहां के हिसाब से मुझे तमीज तहजीब है उन सबको मेंटेन करना पड़ता है, और ये जो नौकरी से पैसा मिलता है ना, वो उसके लिए भी काफी नहीं है। इसलिए कृपा करके आप मेरे आवास पर मत आइएगा और बस अपने हिसाब से अपना रहिए। अब आपको मुझे फंड नहीं करना है, अगर आपने मुझको बना दिया तो अब आप खुद बनिए। अगर आप ऐसे ही बनाने वाले हैं तो अपना खुद अपना बंदोबस्त कीजिए। तो इस आदमी को क्या कहेंगे कि ये आदमी नकारात्मक स्वतंत्रता वाला है। क्या कि भाई अपन को कोई, ये यानी जब इसने इनके संसाधनों का यूज किया तब इसकी फीलिंग, इमोशन, स्टेटस, इसके लिए मतलब जब इनका यूज हो रहा था तब ये सारी बात थी,
और जब अब इसकी बारी आई कंट्रीब्यूट करने की, तो इसकी फीलिंग्स आ गई, इसके इमोशंस आ गए, इसका स्टेटस आ गया। ठीक है, तो एक तो कहानी ये है। दूसरी कहानी क्या है कि इन्होंने कॉम्प्रोमाइज करके मिस्टर वाई को पढ़ा लिखा दिया। मिस्टर वाई है वो एक अच्छे लेवल पर पहुंच गया, राइट। और इसने क्या किया कि अच्छा यार ठीक है, अगर ये लोग मुझे उस समय सपोर्ट नहीं करते तो मैं नहीं पहुंच पाता। तो इसने उन सारे नॉर्म्स को यानी परिवार को साथ लेकर के ये आगे बढ़ा, राइट नाउ। तो जब ये परिवार को साथ लेकर के आगे बढ़ा तो ये हो गई सकारात्मक स्वतंत्रता और ये हो गई नकारात्मक स्वतंत्रता। समझ में आ गया ना, कि जिसमें केवल अपनी बात की जाती है कि मैं विवेकशील प्राणी हूं, मुझे विवेकशील कार्य करने का अधिकार है, तुम अपना करो, तुम अपना करो, सब अपना अपना करो भाई। ये कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं है। तो विकासशील जो देश हैं, अब देखिए इस वाली स्वतंत्रता का महत्व तब है जब सब एक पायदान पर हों, तब आप अपनी फीलिंग और इमोशंस की बात कर सकते हैं। लेकिन जब सब एक पायदान पर नहीं है, तब तक आप नकारात्मक स्वतंत्रता की बात नहीं कर सकते, तब केवल सकारात्मक स्वतंत्रता की ही बात हो सकती है, राइट नाउ। ये फिर समस्या पैदा करेगा, राइट नाउ। अभी जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह के आपको सोसाइटी में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अब आ जाइए, नकारात्मक सकारात्मक का अप्रोच समझ में आ गया। अब देखिए स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण में क्या शामिल है, अब आप इस पर आ जाइए, राइट। तो अब ये क्या कह रहा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करेगा, राइट नाउ। जब अपने लिए बात हो रही है तो अब मेरी बारी है, तो मेरे लिए भी सबकी बात होगी, तो उसे कुछ उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी ना, सिंपल सा मतलब है। तो इसकी कोई बात नहीं होगी, ये नकारात्मक में चला जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता, ये अपनी आर्थिक स्वतंत्रता पर फोकस करेगा। आर्थिक स्वतंत्रता पर तो ये फोकस करेगा, इसने बोल दिया ना कि मैं अपना स्टेटस देखूंगा, मैं अपना वो देखूंगा, आप अपना देखिए, राइट। ये तो ये वाला जीव है तो ये वाला जीव इसको फोकस करेगा, इसको फोकस करेगा। और ये वाला जीव अगर इन दोनों को फोकस करेगा तो कैसे बात बनेगी, नहीं बनेगी ना। अब आ जाइए सामाजिक स्वतंत्रता। तो ये किसकी बात करेगा, सोशल फ्रीडम की, कि चलो यार मैं इस लेवल पर पहुंच गया तो मेरे बाकी लोग में वो भी इस लेवल पर पहुंचने चाहिए। इससे आप कैसे कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने का मतलब यह है कि सबको भाई विकास करने का अधिकार है, सबको अपने हिसाब से जीवन जीने का अधिकार है। आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता दोनों नहीं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यानी सी आंसर हो जाएगा, यानी केवल 3 सही है, सी आंसर होगा। क्या होगा, सी आंसर होगा 7th का, यानी सामाजिक स्वतंत्रता। किसकी, सामाजिक स्वतंत्रता। पॉइंट की क्लैरिटी है। चलिए बताओ समझ में आया कि नहीं, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना राइट। जैसे अभी आपको पढ़ा दिया और पढ़ लिख करके क्या बोल देते हैं, जैसे बिहार में एक श्रीमान जी हैं, राइट ना, और वो क्या हो गए हैं, CSF में भर्ती थे, विचारों का पूरा जीवन निकल गया, माता पिता का और यानी खुद का 2 बच्चे, दोनों बच्चे MBBS डॉक्टर हो गए। कोटा में पढ़ाया था बड़ा सीना चौड़ा करके, और गांव में पंडित जी बोलते थे कि देखो मेरी बेटी भी ने भी क्रैक किया है और मेरे बेटे ने भी क्रैक किया है, पूरी कमाई लगा दी। एक दिन बेटी बोलती है कि पापा कि हाँ मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी ना, कि हाँ कर दी, लेकिन अब मैं विवाह करूंगी। कि हाँ बेटा बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि मैं इस लड़के से विवाह करूंगी। उसने कहा बेटा ये क्या कह रही हो, ये तो इंटरकास्ट मैरिज हो गई। कि हाँ पापा मेरी फीलिंग्स हैं, मेरा अपना इमोशंस हैं और मेरी अपनी लाइफ है, और मैं आप वाली दकियानूसी वाली बातों में नहीं रह सकती, मैं इसी लड़के से शादी करूंगी उसने बेटे से कहा कि बेटा समझाओ अपनी बहन को, ये क्या कह रही है, समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। बेटा बोला ठीक तो कह रही है, राइट नाउ, सबको अपनी अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। ठीक है, आपका क्या उद्देश्य था, बच्चों को पढ़ा लिखा करके काबिल इंसान बनाना। देखिए हम लोग बन गए, MBBS डॉक्टर हो गए, अब काहे आप हमारी जिंदगी में इंटरफियर कर रहे हैं समझ में आ गया ना। अब दोनों ने अंतरजातीय विवाह कर लिया, यानी बेटे ने भी कर लिया और बेटी ने भी कर लिया। तो ये उदाहरण नकारात्मक स्वतंत्रता का है। अब अगर इन्होंने जैसे अभी अपनी फीलिंग और अपने इमोशंस की बात की है, अगर इनके पेरेंट अपनी फीलिंग और अपने इमोशंस की बात कर लेते उस समय, तब ये क्या होता, किसी ठेले पर चाय बेच रहे होते दोनों। समझ में आ रहा ना, यानी फीलिंग इमोशंस की तो बात छोड़िए, राइट नाउ, ये कहीं पर मतलब कोई इनको सफाई कर्मचारी के तौर पर भी नहीं रखता। समझ में आ रहा है ना, और अपने आप समझ में आ जाता कि फीलिंग और इमोशंस क्या होते हैं। आर यू गेटिंग द थिंग्स। तो सामाजिक स्वतंत्रता की बात की जाती है इसमें, किसकी, सामाजिक स्वतंत्रता की। आर यू गेटिंग द थिंग्स। और आप देखेंगे कि बड़ा
जो वहाँ के सीनियर ऑफिसर हैं उनकी काउंसलिंग चल रही है उसकी। तो ठीक है भाई, अगर आपको अंतरजातीय विवाह करना था तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप अंतरजातीय विवाह कीजिए, आपने कोई गलत नहीं किया, ठीक है, वो सब ठीक है। बट आपके पिता जिस माहौल में रहते हैं वहां के लोग तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो तो घर से बाहर निकलेंगे तो बात रूपी जो पत्थर है वो माथे पर पड़ेंगे उनके पर, वो तो बेचारे एकदम पागल जैसी स्थिति हो गई। आपको क्या करना था? आपको करना यह था सबसे पहले वहां से उनको शिफ्ट करते शहर में, कहीं पटना वटना वगैरह, राइट नाउ वहां बढ़िया सा उनको फ्लैट दिलवाते और बोलते कि अब आराम से आप रहिए, वो भी खुश होते कि ठीक है। फिर आप अपनी इमोशन फीलिंग की बात करते कि ठीक है साहब, हम दूसरी अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं, कर लीजिए भाई अंतरजातीय विवाह। अब कम से कम वो पटना में कहीं पर या किसी धनबाद वगैरह कोई बढ़िया कोई जगह, वहां उनको अच्छी पॉश कॉलोनी में आप दोनों लोग मिलकर के उनको एक फ्लैट दिलवा देते, आराम से वहां रहते, कम से कम वो लोगों की गाली तो नहीं सुनते ना वहां अपने गांव में। आर यू गेटिंग द थिंग्स? तो दैट इज द थिंग्स, यानी चीजों को आपको देखना है कि माहौल क्या है। राइट नाउ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल अपने तक सीमित नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सामूहिकता को लेकर के है। अंतरजातीय विवाह करना गलत नहीं है, बट आपको यह देखना है कि आप किन परिस्थितियों में हैं, तो आपकी वजह से आपके घर वाले दुख और पीड़ा के शिकार ना हो जाएं। राइट नाउ तो उनको भी वहां से आप पहले उनको निकालिए, फिर उसके बाद जो करना है वो आप कीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये केवल नकारात्मक स्वतंत्रता की विषय वस्तु हो जाती है। मुझे लगता है इससे ऐसी केस स्टडी आपको तमाम मिल जाएंगी भारत के अंदर। समझ में आ गया ना? दैट इज द थिंग। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, जरा ध्यान से सवाल पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार की अवधारणा से संबंधित है? बताइए। आनुपातिक समानता, कानून के समक्ष समानता, पुरुषों की स्वाभाविक समानता, उपलब्धि की समानता। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। बड़ा अच्छा सवाल है ये भी, फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा? नहीं बेटा, रूबी यादव मैं गलत कहां कह रहा हूं, उन दोनों बच्चों ने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं तो अंतर बता रहा हूं सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच। राइट? अनुच्छेद 21 उनके माता पिता के लिए भी तो है बेटा रूबी, गरिमामय जीवन जीना। एक कांस्टेबल की नौकरी में कितना पैसा मिलता होगा? क्या उनकी मम्मी का कभी मन नहीं किया होगा कि वो भी अच्छी साड़ी पहने, वो भी गले में नेकलेस पहने, वो भी, अब समझिए 20-25 साल उन्होंने हस्बैंड वाइफ ने ऐसे ही गुजार दिया। राइट नाउ, और लास्ट में किसके लिए? कि समाज में इज्जत मिलेगा, और लास्ट में जिस समाज में वो रह रहे हैं उसी समाज में वो गाली खा रहे हैं। तो क्या होगा उनका? राइट नाउ पूरी तरह से दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो पागलपन के कगार पर पहुंच गए। राइट नाउ, और दोनों बेटी ने और बेटे ने मिलकर मुड़ करके भी नहीं देखा कि उनका हाल क्या है। कम से कम उनका, आप डॉक्टर हो यार, कम से कम हाल चाल तो देख लेते कि आपके पेरेंट्स का हाल चाल क्या है। राइट नाउ मरो वहीं पर। अपनी बोल दिया पेंशन मिल रही है ना, जियो आराम से अपनी पेंशन पर, अब हम पर खर्च थोड़ी नहीं करना है। तो अजीबो गरीब केस स्टडी है आपको। दैट इज द थिंग्स। चलिए, उन्होंने गलत कुछ नहीं किया, मैंने ये कहा कि उन्होंने गलत कहा है, मैंने तो ये बताया नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या मतलब है। चलिए अब इसका उत्तर दीजिए क्या होगा। नहीं बेटा, ये सारी चीजें हैं, आपको कोई भी फैसला ले रहे हैं ना, यानी जब आपकी उन्नति हो रही है तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपकी उन्नति में किस किस का कंट्रीब्यूशन है। और जब आप कुछ करने के लायक हुए तो फिर आप, ऐसा थोड़ी नहीं है कि केवल अपनी इमोशन और फीलिंग की बात करेंगे। आप देखेंगे यार उसके पास ऐसे बहुत सारे आप कैंडिडेट देख लेंगे जो गरीब परिवारों से आए, राइट नाउ पिछड़े परिवारों से आए, आईएएस बने, पीसीएस बने, और उन्होंने उसी समुदाय को लात मार दिया, पूरे समुदाय को ही लात मार दिया कि यार किसी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे आवास पर आ मत जाना, हमारी निकटता मत आ जाना, हमारी बेइज्जती हो जाएगी नहीं तो। जबकि उन्हीं की वजह से आपको वो पद मिला था। राइट नाउ, तो दैट इज द थिंग्स। तो आप देख रहे हैं ना नकारात्मक स्वतंत्रता कितनी खतरनाक होती है जब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई होती है समाज में। तो जिस समाज में एक बार मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, शिक्षा और साक्षरता का एक स्तर प्राप्त कर लिया जाए, देन आप नकारात्मक स्वतंत्रता को फॉलो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर समाज में बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है और वहां आप नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करेंगे तो ये तो समस्या का विषय हो जाएगा ना।
राइट नाउ, दैट इज द थिंग्स। अब अमेरिका जैसी बात करेंगे तो वहां का जरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, राइट नाउ, वहां पर सरकारी नौकरी के लिए कोई तैयारी करता है क्या अमेरिका में? राइट नाउ 14-15 साल की उम्र में ही लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि मुझे तो स्टार्टअप करना है, इकोनॉमिक फ्रीडम प्राप्त करनी है। इकोनॉमिक फ्रीडम के बाद तब सरकारी नौकरी की बात करते हैं, राइट नाउ। तो एनवायरमेंट को देखना है, किसको? एनवायरमेंट को। समझ में आया ना? तो बताइए क्या होगा? आनुपातिक समानता, कानून के समक्ष समानता, पुरुषों की स्वाभाविक समानता, उपलब्धि की समानता। नहीं भाई, उपलब्धि की समानता कोई मतलब नहीं है, जिसमें 4 है वो तो गया, राइट। पुरुषों की स्वाभाविक समानता, अरे भाई समानता का मतलब ये कह रहा है समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार की जो अवधारणा है, तो ये पुरुषों से ही थोड़ी नहीं, ये तो सभी में शामिल हो जाता है, महिला पुरुष सभी के लिए लागू होता है। तो ये है कानून के समक्ष समानता, ये एक पहलू बनता है, रिमेंबर दिस थिंग। लेकिन विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण की बात आएगी इसमें, तो इसलिए ये वाली बात भी निकल जाएगी, राइट नाउ। विधि के समक्ष विधियों का समान संरक्षण इससे कनेक्ट करता है, राइट नाउ। तो मेन बात क्या आ जाती है? आनुपातिक समानता। क्या आ जाती है? आनुपातिक समानता, राइट नाउ। तो ए होगा, तो ए में कौन सा चला जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 8 का 1 मिनट। हाँ, आनुपातिक कानून के समक्ष समानता की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ये आंसर होगा, बी आंसर है बेटा। क्या है? बी आंसर। जिन्होंने बी आंसर दिया उनका सही है, ठीक है। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, ध्यान से सवाल पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदारवादी परंपरा में समानता का क्या मतलब है? यानी उदारवादी जो विचारधारा है उसमें समानता का क्या मतलब है? सभी के लिए समान व्यवहार, सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार, संतुलन बनाए रखना, अवसरों और परिणामों की समानता। बड़ा ही अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल किया है प्रोफेसर साहब ने। ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट, शानदार। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दीजिए। क्या होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 का डी हो गया, डी हो गया, यानी डी ऑप्शन पर जा रहे हैं, यानी ये सभी सही हैं, ये सभी सही हैं। चलिए, डी ऑप्शन पर जा रहे हैं आप लोग। अच्छा, डी, बी, ए, सी, इसमें तो भारी कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को, राइट ना। अलग अलग उत्तर मिल रहे हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। और आगे बढ़िए, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। शानदार, शानदार। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए बेटा। सवालों की संख्या ज्यादा है, थोड़ा सा फास्ट आंसर दीजिए, है ना। सभी के लिए समान व्यवहार, राइट। क्या उदारवादी इस बात को कहेंगे? सभी के साथ समान व्यवहार, राइट। बताइए। सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार, संतुलन बनाए रखना, राइट नाउ। तो इस 3 को तो आप हटा दीजिए, संतुलन की बात नहीं की जाएगी उदारवादी व्यवस्था में, राइट नाउ। इसमें असमानताएं तो होंगी ही होंगी, राइट नाउ। तो 3 जिसमें नहीं है उसको आप हटा दीजिए, तो बी नहीं होगा और डी नहीं होगा, ठीक है। अब कहां जाएंगे आप? अवसरों और परिणामों में समानता होनी चाहिए, यह बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अवसरों और परिणामों में समानता। सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार होना चाहिए। तो 1, 2, 4 में चले जाएंगे, सी आंसर हो जाएगा बेटा इसका। क्या हो जाएगा? सी आंसर। 1, 2, 4 जिन्होंने सी उत्तर लगाया है उनका सही है बेटा। कम से कम 25 सवाल तो कर ही लीजिए। सवाल तो पूरे 200 हमने सेट कर दिए हैं आप लोगों के लिए। जब बोल दिया कि 200 सवालों की श्रृंखला है तो 200 हैं, बट कम से कम एक दिन में 25 सवाल तो होने चाहिए। 25, 30, 35 जितने हो जाएं, ठीक है ना। बट कम से कम 25 तो रखिए ना। आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, ध्यान से सवाल पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 10, समानता का तात्पर्य क्या है? सभी समान रूप से पैदा होते हैं, सभी समान रूप से मरते हैं, सभी समान रूप से बलवान होते हैं, सभी समान मूल्य के होते हैं। यह भी बड़ा अच्छा सवाल है।
बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा, या फटाफट आंसर दीजिए। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या मिल रहा है हमें? बी। ओके, सी। इसमें भी मत भिन्नता आ रही है आप लोगों से। देखिए, सभी समान रूप से पैदा होते हैं, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। कोई असमान रूप से भी पैदा होता है क्या? कर्ण तो एक अपवाद थे, कर्ण तो राइट नाउ, बाकी तो सब वैसे ही पैदा होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। सभी समान रूप से मरते हैं, मरना भी निश्चित तौर पर है, सभी की मृत्यु होती है, ऐसा कैसे हो सकता है मृत्यु ना हो? तो ये भी सही है। सभी समान रूप से बलवान होते हैं, नहीं भाई ये बात नहीं है राइट नाउ, कुछ डिफिशियंसी के शिकार भी हो जाते हैं। सभी समान मूल्य के होते हैं, भाई भाई सभी मूल्यवान हैं, व्यक्ति की गरिमा है वो तो सबके लिए एक समान है ना, व्यक्ति व्यक्ति होता है। तो 1 2 4 इसमें भी सही हो जाएगा, तो बी आंसर है। क्या है? बी आंसर है। 3 को एलिमिनेट कर देंगे, 3 को इसमें से, इसमें से, इसमें से, तो ऑटोमेटिक आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था बेटा, क्या बताया था कि यूजीसी नेट जेआरएफ में बड़े सवाल जरूर बनाते हैं, लेकिन ऑप्शन इस तरह से देते हैं कि आप बहुत आराम से उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है? आप बताइए। अब इसको आप पकड़ लीजिए बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए कितना आसान आपको ऑप्शन दे दिया है। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, ध्यान से सवाल पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। समानता की अवधारणा से क्या तात्पर्य है? कानून के समक्ष समानता, समान अवसर, विशेषाधिकारों का अभाव, समान पुरस्कार, यानी इक्वल रिवार्ड मिलेगा। बताइए। नहीं, वो चीज अलग हो गई बेटा, वो चीज अलग हो गई कि कोई सड़क दुर्घटना में मरता है, कोई स्वाभाविक। यहां स्वाभाविक मृत्यु की बात हो रही है राइट नाउ, एक एज पर जाकर के सबको मरना है वो मिलाने के लिए आते हैं क्रोनोलॉजी वाले, आप चिंता ना करें दीपक उन सवालों को हम लोग सेट करेंगे, डोंट वरी क्रोनोलॉजी मेंटेन करना तो बहुत बाएं हाथ का खेल है। हर तरह के सवाल हैं, उन सभी सवालों को अच्छे से करते चले जाइए, मेंटेन हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। चलिए देखिए, कानून के समक्ष समानता की बात होगी, समान अवसर की बात होगी, विशेषाधिकारों का अभाव होगा, समान पुरस्कार की बात नहीं होगी। 1 2 3 ए आंसर होगा इसका। क्या होगा? ए आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने सबने सही आंसर दिया है। चलिए आगे का सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है? स्वतंत्रता का अर्थ है सभी प्रकार के बंधनों का अभाव। क्या यह मतलब है? स्वतंत्रता का अर्थ है अपने तरीके से अपना भला करना। स्वतंत्रता कुछ भी करने की छूट है, यानी जो आपका मन है वो आप कर सकें राइट नाउ। अब यहां मन का मतलब यह नहीं है कि आप किसी का सर फोड़ देंगे यानी विवेकशील कार्य करने की स्वतंत्रता है। किसकी? विवेकशील। स्वतंत्रता सभी की स्वतंत्रता है, बशर्ते कि उसे नियंत्रित किया जाए राइट। तो ये तो कोई मतलब नहीं है। 4 को तो आप उड़ा दीजिए, जिसमें 4 है वो नहीं होगा। तो 4 किस में है? आपके इसमें है, इसमें है, ये गया। ये कह रहा है स्वतंत्रता, सभी की स्वतंत्रता है। ये क्या मतलब हुआ भाई ये तो विचारधारा की बात हो जाती है राइट नाउ। इसका स्वतंत्रता से क्या लेना देना है? ये तो विचारधारा है कि भाई सभी को स्वतंत्र माना जाए। स्वतंत्रता का ये मतलब थोड़ी नहीं है, बशर्ते कि उसे नियंत्रित किया जाए। ये क्या मतलब हुआ? तो डी नहीं बेटा, डी कैसे हो जाएगा? 4 जब गलत हो गया तो डी कैसे होगा बताइए जब 4 गलत हो गया तो डी कैसे होगा बताओ। तो ये तो गया। अब आ जाइए,
स्वतंत्रता का अर्थ है अपने तरीके से अपना भला करना, तो यह बात बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता का अर्थ है सभी प्रकार के बंधनों का अभाव, और स्वतंत्रता कुछ भी करने की छूट है। देखिए, सभी प्रकार के बंधनों के अभाव की बात नहीं होगी इसमें, राइट नाउ। अगर आप सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त कर देंगे तो यह स्वतंत्रता थोड़ी नहीं होगी। अगर आपको यह बोल दिया जाए कि भाई आप आर्टिकल 19 को ही आप ले लीजिए, क्लॉज 1, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, तो इसका मतलब यह थोड़ी नहीं है कि आप कुछ भी काम कुछ भी करेंगे, राइट ना। आपको समाज को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा ना, उसमें युक्ति युक्त प्रतिबंध है ना आपके। तो ये तो एकदम गया काम से, तो 2 एकदम सही होगा, तो 2 भाई इन दोनों में है। अब आ जाइए, 1 गया तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो स्वतंत्रता कुछ भी करने की छूट है। कुछ भी करने की छूट का मतलब हुआ यहां पर कि आपको विवेकशील कार्य करने की स्वतंत्रता है। क्या, किसकी? विवेकशील कार्य करने की, विवेकशील कार्य करने की स्वतंत्रता है। अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि अविवेकी कार्य करने की स्वतंत्रता दे दी जाएगी, ठीक है ना। विवेकशील कार्य करने की स्वतंत्रता होगी, राइट ना। तो जब आप इसको लेंगे तो ये इसके साथ ऑटोमेटिक हो जाएगा, यानी विवेकशील तरीके से। किससे? विवेकशील तरीके से, राइट ना। तो ये है, तो 2 और 3 हो जाएगा। जब इस तरह से क्वेश्चन सेट होते हैं, मैंने आपको बताया ना कि आराम से आप प्रश्नों को सेट कर सकते हैं और आंसर देना कोई कठिन नहीं है। यूजीसी नेट जेआरएफ में ऑप्शन बहुत सरल होते हैं, आप ऐसे मानिए, ठीक है ना, बशर्ते कि आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो, राइट नाउ, दैट इज द थिंग्स। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13, नकारात्मक स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य है? नेगेटिव फ्री। अब तो ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, अब ये प्रश्न तो गलत नहीं होना चाहिए, अब तो ये ठीक हो जाएगा। नकारात्मक स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य है? बंधनों का अभाव, बंधनों से मुक्ति, आत्मनियंत्रण स्वतंत्रता, अहस्तक्षेप स्वतंत्रता। बताइए। विष्णु बेटा, उसमें फिर अब आपके पास उपाय क्या है? एक हो नहीं सकता तो बी को ही टिक करेंगे ना। एक सही नहीं हो सकता तो बी को ही टिक करना पड़ेगा। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि ऑप्शन इस तरह से दिए जाते हैं कि आप आराम से आंसर दे सकते हैं। अब क्या करें, प्रोफेसर साहब हैं, जैसे सवाल सेट करें वैसे ही आपको उत्तर देना होगा, ठीक है ना। अब कभी कभी होता क्या है कि वो शब्दों के चुनाव में हो जाता है थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन आपको तो सवाल देखना है। चलिए, अब इस पे क्या आएगा, ध्यान से आप समझिएगा। आत्मनियंत्रण की स्वतंत्रता, तो आत्मनियंत्रण की स्वतंत्रता है वो नकारात्मक में नहीं होगा, राइट। आत्मनियंत्रण की स्वतंत्रता, आत्मनियंत्रण की बात सकारात्मक में की जाती है। किसमें? सकारात्मक में की जाती है, राइट ना। आत्मनियंत्रण यानी आप अपनी आत्मा की आवाज सुन रहे हैं। अगर आप अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे तो तुरंत आपके ध्यान में आएगा ना कि इन लोगों ने मेरे विकास में योगदान दिया है, अब मैं कुछ काबिल हो गया हूं तो इनको भी मैं सपोर्ट करूं। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि माई फीलिंग, माई इमोशन, माई स्टेटस, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यानी अगर आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे तो फिर बात ही खत्म हो गई, राइट। तो अब 3 तो नहीं होगा, 3 जिसमें है उसको उड़ा दीजिए। देखो 3 इसमें भी नहीं है, 3 इसमें भी नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो बी आंसर हो गया, पढ़ने की जरूरत ही नहीं रह जाती है, राइट नाउ। एक पर कॉन्फिडेंट हो जाइए कि ये है, तो इस तरह के सवाल आप देखेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ में बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं, राइट नाउ। असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह हो गया, पीजीटी वीजीटी वगैरह हो गया, तो उसमें विशेष तौर पर मैं यूजीसी की बात कर रहा हूं, राइट नाउ। वहां ऑप्शन ऐसे नहीं है कि कठिन जो है क्लोज फाइट वाले ऑप्शन दिए जाएं। तो बंधनों का अभाव है आपका, बंधनों से मुक्ति है आपकी, और अहस्तक्षेप यानी उदारवादी जो दृष्टिकोण है वो यही बात कर रहा है। उदारवादी दृष्टिकोण है ना नकारात्मक स्वतंत्रता का, क्या है? उदारवादी दृष्टिकोण। तो ये उदारवादी दृष्टिकोण में ये भी चला जाता है, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, बट ये नहीं जाएगा आत्मनियंत्रण, राइट नाउ। चलिए
अब आ जाइए सकारात्मक स्वतंत्रता किसको कहेंगे? सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? व्यक्ति की प्रभावी शक्ति, व्यक्ति का आत्म साक्षात्कार, दूसरों से मुक्ति, व्यक्ति का अपना लक्ष्य होने का अधिकार। बताइए। चलिए फटाफट आंसर दीजिए इसका भी उत्तर। वहां आप नकारात्मक पढ़े थे, अब सकारात्मक का उत्तर दीजिए। सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या मतलब है? फटाफट आंसर दीजिए। सी आंसर मिल रहा है हमें, सी, बी, ओके। और थोड़ा सा आगे बढ़िए, कोई बात नहीं। सी, बी, बी, डी, अच्छा इसमें भी आप फंस गए हैं। चलिए अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। दूसरों से मुक्ति, इसी को पकड़ लीजिए। ये क्या है आपकी? ये नकारात्मक स्वतंत्रता है। क्या है ये? नकारात्मक स्वतंत्रता में आता है। दूसरों से मुक्ति। डैड, इट्स माई फीलिंग, इमोशंस, स्टेटस। मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी ना। आप मुझे डॉक्टर के रूप में देखना चाहते थे, देखो मैं डॉक्टर बन गई। बेटे ने भी बोल दिया कि आप मुझे डॉक्टर के रूप में देखना चाहते थे ना, मैं एमबीबीएस डॉक्टर हो गया। अब काहे मूड खराब कर रहे हैं? ये सब दकियानूसी बातों से क्या लेना देना हम अपन लोगों का? हमारी सोसाइटी चेंज हो चुकी है, हमारी सोसाइटी चेंज हो गई, बात खत्म हो गई। तो लीव द थिंग्स, क्या लेना देना है? राइट ना, प्रिमिटिव सोसाइटी है, जाहिल गमार हैं ये गांव के लोग। जब इस तरह से बात आप करेंगे पेरेंट्स से राइट ना, यानी मुक्ति चाहिए आपको। क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। राइट ना, कोई आपके मामले में इंटरफेयर न करे। क्या ना करे? इंटरफेयर ना करे। इंटरफेयर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। बस इसको पकड़ लीजिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। 3 किस्में हैं तो देखो, 3 इसमें है, ये नहीं होगा। 3 इसमें है, ये नहीं होगा। 3 इसमें है, ये नहीं होगा। ये सी आंसर फिर हो गया आपका 1 2 4। समझ में आ गया ना? पॉइंट की क्लैरिटी है ना? दिस इज द। नहीं बेटा, मैं तो आपको क्लास ले रहा हूं। अब थोड़ा सा होता है ना कि जब आपकी बारी थी तो उस समय आपको फीलिंग, इमोशंस समझ में आ रहे थे। राइट नाउ जब आपकी बारी आई कुछ करने की तो आप दूसरे की फीलिंग, इमोशन भूल गए। ये तो गलत है ना भाई। जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया है वहां तक पहुंचाने के लिए, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि जब आप अब कुछ करने योग्य हो गए तो उनका आप सपोर्ट कीजिए। ठीक है ना? चलिए, कृष्ण, व्यक्ति की प्रभावी शक्ति। प्रभावी शक्ति का मतलब यह है कि उसके पास यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह अपनी उन्नति कैसे कर सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यानी बंधन तो ऑटोमेटिक हो गया। राइट नाउ वो बंधन तो ऑटोमेटिक ही खत्म हो गया वहां से। अगर उसमें ये है तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, अगर ये नहीं है तो ये कहां से आएगा? अब ये कह रहा है व्यक्ति का अपना लक्ष्य होने का अधिकार। भाई मेरा अपना लक्ष्य क्या होगा, उस पर आप फोकस करेंगे। राइट ना, तो ये तीनों ही चीजें निकल करके आ जाती हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है यहां पर। मानवीय क्रियाओं का स्वसंबंध और पर संबंध के रूप में वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? यानी मानव की जो क्रियाएं होती हैं, मानवीय क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक क्या है? स्वयं से संबंधित। स्वयं से संबंधित, स्वयं से संबंधित कैसे हो गई? जैसे आपको भोजन किस तरह का करना है, राइट, आपके धार्मिक विश्वास किस तरह के होंगे, ये आपका पर्सनल हो गया। क्या हो गया? भोजन हो गया, धार्मिक विश्वास हो गया, यानी किस चीज में आप विश्वास रख रहे हैं, इंटरनल। ठीक है ना? और दूसरा होता है, दूसरी गतिविधि होती हैं जो दूसरों से संबंधित होती हैं। दूसरों से संबंधित,
दूसरों से संबंधित गतिविधि में क्या हुआ, जैसे मैं अभी आपको यूजीसी नेट जेआरएफ का क्लास दे रहा हूं, तो आप दूसरे प्रभावित हो रहे हैं ना इस कार्य से, ये पर्सनल तो नहीं माना जाएगा, राइट नाउ। तो इस तरह का वर्गीकरण, तो एक विद्वान है इसमें से, उन्होंने ये कहा है कि इस मामले में कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, इस मामले में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण स्वतंत्रता। और ये जो दूसरों को प्रभावित करेगा आपका कृत्य, तो इस मामले में आपको किस पर फोकस करना है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, नहीं पहुंचाना है, पहुंचाना है, वहां तक आपको स्वतंत्रता है, वहां तक स्वतंत्रता है। अगर आपकी वजह से बाहर के लोगों को कोई नुकसान पहुंच रहा है तो फिर वो आपकी स्वतंत्रता जो है सीमित कर दी जाएगी। और इस मामले में ये बात किसने कही है? जे.एस. मिल ने कही है, राइट नाउ। किसने कही है? मिल, जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल है ना, जे.एस. मिल। देखिए, देखो अब देखो ये कितना बड़ा मतलब साइकोलॉजिकल गेम खेला है इन्होंने कि ए.जी. गार्डनर भी दे दिया, ह्यूम भी दे दिया, जेम्स मिल भी दे दिया और जे.एस. मिल भी दे दिया, राइट नाउ। तो अगर थोड़ा सा भी चूक होगा तो गए काम से, थोड़ा सा चूक होने पर, राइट नाउ। तो ये कौन से हैं? ये जेम्स मिल नहीं है, ये जे.एस. मिल हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल। सी आंसर होगा, क्या होगा? सी आंसर हो जाएगा, राइट नाउ। तो ये है। अब देखिए जानबूझ करके कि जेम्स मिल भी रख दिया यहां राइट। तो ये क्या है आपका, कुछ साइकोलॉजिकल गेम भी खेला जाता है, तो यहां साइकोलॉजिकल गेम खेल दिया गया, जे.एस. मिल है। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, ध्यान से सवाल पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। आ जाइए। इनमें कौन सुमेलित है? सही सुमेलित है, जरा उसको देखिए जो सही सुमेलित है फटाफट बताइए। या चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, फटाफट आंसर दीजिए। और सेशन कर रहे हैं आप जिगीसा आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जेपी सिंह, और सेशन को बेटा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। लाइक शेयर करना नहीं रुकना चाहिए। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं, ग्रेजुएशन में क्यों नहीं है पिता पुत्र। चलिए, रॉबर्ट नोजिक अधिकार के रूप में न्याय, राइट। जॉन रॉल्स न्याय की सामुदायिक अवधारणा, माइकल वाल्जर न्याय की नारीवादी अवधारणा, राइट। सुसान ओकिन मोलर न्याय की वितरणवादी अवधारणा। तो देखिए ये सही सुमेलित है। जो लोग ए उत्तर दे रहे हैं, रॉबर्ट नोजिक ने, राइट नाउ, अधिकार के रूप में न्याय की बात की है, इसमें 3 तरह की बात की है, राइट नाउ। जॉन रॉल्स हैं, वो न्याय की सामुदायिकवाद से नहीं है, ये वितरणात्मक न्याय से संबंधित हैं। किससे? वितरणात्मक न्याय से, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। और जो माइकल वाल्जर हैं, ये न्याय की सामुदायिक भावना से संबंधित हैं। किससे? सामुदायिक भावना से। और सुसान ओकन की अगर आप बात करें तो ये नारीवादी हैं। कौन है? नारीवादी। न्यूजीलैंड की ये आपकी जो है चिंतक हैं, नारीवादी चिंतक। तो इसमें सही सुमेलित कौन है आपका? ए है। क्या है? ए। बाकी के इंटरचेंज कर दिए हैं इन्होंने। चलिए, अगला सवाल आ रहा है आपका, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। रॉबर्ट नोजिक द्वारा न्याय संगत अधिकार के 3 सिद्धांत दिए हैं। वो 3 सिद्धांत कौन से हैं? जोतों का न्याय संगत अधिग्रहण, यानी होल्डिंग्स। अब यहां हिंदी अर्थ देखो कितना खतरनाक किया है, होल्डिंग्स की बात की है। ये होल्डिंग का मतलब जोतों का न्याय संगत अधिग्रहण, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि जोत का मतलब है जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार है। जोतों का न्याय संगत हस्तांतरण और न्याय का संशोधन, राइट। तो बताइए क्या होगा। तो आप देखेंगे कि इसमें तीनों ही बातें हैं कि आपके पास जो भी चीजें हैं वो कैसी होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए, संपत्ति वगैरह, ठीक है ना। और जो आपने न्याय संगत तरीके से आपके पास है उसे उसी का आप हस्तांतरण कर सकते हैं। और अगर इन दोनों चीजों में कोई गड़बड़ी हुई है तो उसको ठीक कीजिए।
तो वो क्या हो जाता है, न्याय का संशोधन हो जाता है। तो तीनों बातें कही है उन्होंने, तो बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। एकदम सही उत्तर दिया है सब लोगों ने, ठीक है ना, ग्रेट, शानदार। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। सामुदायिक न्याय क्या है? यह बहुलवादी होता है, सापेक्षवादी होता है, सार्वभौमिकवाद होता है, उपयुक्त में से कौन सा सही होगा? फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? फटाफट आंसर दीजिए, सामुदायिक न्याय क्या है? जैसे आपने एक मूवी देखी होगी ना, उसमें मूवी में आपने ये देखा होगा, जैसे कुछ पुरानी मूवी आप उठा करके देखेंगे, विशेष तौर पर जो क्या नाम है उनका, अरे जो आपके उधर से आते हैं, मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों में इस तरह का आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उसमें वो देखते हैं कि मान लीजिए उनके हाथ से किसी की हत्या हो गई है और वो अकेला बेटा था उनका, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ, और वहाँ रह करके अब आप क्या करते हैं कि सब कुछ आप छोड़ देते हैं और केवल बस उन माँ बाप का भरण पोषण करते हैं, उनकी पूरी केयर करते हैं, उनकी जो बच्चे हैं उनकी आप केयर करते हैं, राइट नाउ। तो दिस एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है, इसको हम क्या कहेंगे, सामुदायिक न्याय की श्रेणी में रखेंगे। सामुदायिक न्याय का मतलब है कि जैसे किसी ने अपराध किया है तो वहां पर यह नहीं है कि उसको लटका दो सीधे, ऐसा नहीं है। वहां यह देखा जाता है कि अपराध क्यों हुआ, पीड़ित पक्ष है उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, जिसने किया है उसने ऐसा क्यों किया, आखिर समाज में कहां कमी रह गई कि इस तरह की गतिविधियां निकल करके आई। यानी अपराध के कारणों पर फोकस किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, समुदाय के जो दंड दिए गए हैं उन दंडों को ध्यान में रखा जाता है और उसको एकोमोडेट किया जाता है सोसाइटी के अंदर ही, राइट नाउ। जैसे उसको बोल दिया गया कि जाओ तुम 20 साल तक इस घर का भरण पोषण करोगे, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है क्योंकि तुमने ऐसा किया है, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तो कंपनसेट करो जाकर के अब तुम वहां, राइट नाउ। तो ये आपके समुदायवादी न्याय की विशेषता होती है, ठीक है। तो समुदायवादी न्याय में क्या हो जाएगा, तो ये बहुलवादी हो गया, ये बात क्लियर है, बहुलवादी हो गया, ये सापेक्षवादी भी हो गया, लेकिन ये सार्वभौमिकवादी नहीं होगा, ये गलत है। सार्वभौमिक क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई हर समुदाय की परिस्थितियां क्या होंगी, आपकी अलग होंगी। जैसे आपके एसटी समाज है उसकी अलग होंगी, सामान्य समाज की अलग होंगी, एससी समाज की अलग होंगी, राइट नाउ। क्षेत्र के आधार पर भी विषमताएं होंगी, तो इसमें यूनिफिकेशन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, यूनिफिकेशन नहीं हो सकता। पॉइंट की क्लैरिटी है। तो ये क्या हो गया, बहुलवादी भी हो गया, सापेक्षवादी भी हो गया, बट सार्वभौमिकवादी नहीं कहेंगे हम इसे। तो देखिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो आप ऑटोमेटिक सवाल को सॉल्व कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, बी सही, ए सही है, 1 और 2 सही है, इसका क्या है, 1 और 2। पॉइंट की क्लैरिटी है बेटा। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, ध्यान से सवाल पढ़िएगा, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है ये, निम्नलिखित में किसने आधुनिक लोकतंत्र को बहुशासन कहा है? पॉलीआर्की, क्या कहा है, पॉलीआर्की कहा है। किसने, डेविड ईस्टन ने, रॉबर्ट डहाल ने, जोसेफ शुम्पीटर ने, एस हसिंगटन ने। कौन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 19, पॉलीआर्की। फटाफट आंसर दीजिए बेटा, बी बी बी, ओके। नहीं बेटा, फसाद की जड़ जो दृष्टिकोण होता है, कोई सिस्टम फसाद की जड़ नहीं है, राइट नाउ। फसाद की जड़ होता है व्यक्ति का दृष्टिकोण, और दृष्टिकोण की कमजोरी व्यक्तित्व की कमजोरी हो जाती है। रिमेंबर दिस थिंग, दृष्टिकोण की कमजोरी व्यक्तित्व की कमजोरी होती है। कमजोरी होती है। सारा खेल इस दृष्टिकोण का है
दृष्टिकोण अगर आपका सही है तो आप किसी भी धर्म में पैदा हुए हों, किसी भी जाति में पैदा हुए हों, किसी भी क्षेत्र में पैदा हुए हों, यू आर अ वंडर पर्सन, इसमें कोई दो राय नहीं। सारा खेला अप्रोच का है कि आपकी अप्रोच क्या है। अप्रोच का मतलब है कि कोई चीज आप करने जा रहे हैं तो दी हुई चीजों में से आप किस चीज का चुनाव करते हैं। दृष्टिकोण का मतलब हो गया चुनाव। आज आप जो कुछ भी हैं वो आप अपने चुनाव का परिणाम है आपका। आपने क्या चुना, राइट नाउ। तो सारा खेल यही है। और अगर आपको चुनना नहीं आता है तो ये आपकी कमजोरी है, और चुनना नहीं आता है तो फिर ये आपके व्यक्तित्व की कमजोरी है, और व्यक्तित्व की कमजोरी है तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो कुछ नहीं है। तो हमेशा ही अपने दृष्टिकोण को सही रखिए, ये है। तो ये किसने कहा है? रॉबर्ट डाहल ने कहा है। किसने कहा है? रॉबर्ट डाहल ने। उन्होंने ये कहा था कि भाई लोकतंत्र है, उसमें बहुत सारे स्तर पर लोगों की भागीदारी होती है, और इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? बहुशासन कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुशासन कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल निकल करके आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 20। बड़ा अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से लोकतंत्र की कौन सी विशेषता है? निम्नलिखित में से लोकतंत्र की कौन सी विशेषताएं हैं? लोकतंत्र राजनीतिक समानता की मांग करता है। सभी नागरिकों को जाति, रंग, धर्म की परवाह किए बिना चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। सभी नागरिकों के पास मताधिकार यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना चाहिए। राजनीतिक समानता का अर्थ है एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट का एक मूल्य। तो बताइए, क्या ये चारों की चारों बातें या इनमें से कोई तीन बातें लोकतंत्र की विशेषताओं में शामिल करेंगे? फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का डी। बिल्कुल सही बात है बेटा, सभी सही हैं, सभी सही हैं। डी आंसर है। एकदम शानदार, फैंटास्टिक, ग्रेट। ये किससे रिलेटेड हो जाता है? आपके यानी जो है लोकतंत्र से संबंधित। आ जाइए डेमोक्रेसी पर। अगला प्रश्न है आपका, ये रहा। विचार विमर्शात्मक लोकतंत्र का क्या मतलब है? विचार विमर्श लोकतंत्र, राइट। अब इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। एक सिद्धांत जो विशेष रूप से मानव अधिकारों का समर्थन करता है। एक सिद्धांत जो पर्यावरण को सबसे महत्वपूर्ण एजेंडे के रूप में सामने रखता है। एक सिद्धांत जो उदार लोकतंत्र के परिचित ढांचे को परिष्कृत करने पर केंद्रित करता है, राइट। और एक सिद्धांत जो लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद की स्थापना करना चाहता है, यानी विचार विमर्श लोकतंत्र। अगर आप लोकतंत्र की बात करेंगे तो उदारवाद की देन है। ये किसकी? उदारवाद की देन है लोकतंत्र, ये बात फैक्ट है। तो एक सिद्धांत जो विशेष रूप से मानव अधिकारों का समर्थन करता है, तो ये तो कोई मतलब नहीं है भाई। एक सिद्धांत जो पर्यावरण को सबसे महत्वपूर्ण एजेंडे के रूप में सामने रखता है। एक सिद्धांत जो उदार लोकतंत्र के परिचित ढांचे को परिष्कृत करने पर केंद्रित है, राइट नाउ। एक सिद्धांत जो लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद की बात कर रहा है, नहीं। विचार विमर्शात्मक लोकतंत्र है, उसका मतलब है आपका एक सिद्धांत जो उदार लोकतंत्र के, जो हम पहले से परिचित ढांचा है हमारा उदारवाद में जिस लोकतंत्र की बात की गई है, उसी का ये परिष्कृत रूप है आपका विचार विमर्श लोकतंत्र, राइट नाउ। इस पर काफी हमने सेशन किए हैं, पहले भी किए हैं और आगे भी करेंगे। अभी लोकतंत्र की शुरुआत ही हो रही है यहां, ठीक है। तो 21 का आंसर सी हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किन तीन मानदंडों पर प्रकाश डालते हुए लोकतंत्र के प्रक्रियात्मक सिद्धांत पर बल दिया है? जैसे हमारे यहां पर प्रक्रियात्मक सिद्धांत है लोकतंत्र का, दुनिया भर में ज्यादातर तो प्रक्रियात्मक लोकतंत्र ही है, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है। तो ये कौन है? SM लिपसेट हैं,
आरे डाल हैं, जोसेफ शुम्पीटर हैं, सेल्डन बोलेन हैं, कौन है आपके? 3 मानदंडों की बात की है, राइट नाउ। भागीदारी लोकतंत्र की बात करना, राइट नाउ, विमर्श लोकतंत्र की बात करना, राइट। तो ये जो तरीके बताए गए हैं कौन है? फटाफट आंसर दीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 22। कोई नहीं, और प्रश्न का उत्तर अगर गलत होता है तो उससे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। 22 का हमें आंसर बी डी ए नहीं भाई राइट नाउ ये आंसर यानी रावत डाहल है। आपने रावत डाहल को पढ़ा नहीं क्या? ठीक से पढ़िए रावत डाहल को बेटा, अक्सर करके इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट नाउ। बहुत अच्छे से होमवर्क कर लीजिए रावत डाहल पर, ठीक है। कुछ चिंतक ऐसे हैं जिन पर आपको अच्छे से काम करना चाहिए, ठीक है। 22, 23 सी राइट मिल्स की एक पुस्तक आती है द पावर एलिट 1956 में। इसमें अभिजन वर्ग का एक सामान्य विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, राइट नाउ। और ये जो सामान्य विश्लेषण जो प्रस्तुत किया है, इसमें क्या कहा है कि समाज में जो सैनिक वर्ग है उसको लेकर के, राइट नाउ, समाज में जो उद्योगपति हैं वो, और समाज में जो एलिट क्लास है, यानी ये सब एलिट क्लास में आते हैं, उच्च वर्ग, ये तीनों मिलकर के ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं, चाहे लोकतंत्र का कोई भी स्वरूप क्यों ना हो, लोकतंत्र का कोई भी स्वरूप क्यों ना हो, राइट नाउ। तो ये बात जो है सी राइट मिल्स कह रहे हैं इस बात को लेकर के। तो इन्होंने शक्ति का सिद्धांत दिया था, आपके शक्ति का अभिजनवादी सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? अभिजनवादी सिद्धांत, या इसी को हम बोलते हैं विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, राइट नाउ। सी राइट मिल्स का ये बहुत बड़ा जो है एनालिसिस है इसको लेकर के। तो अब बताइए, संपूर्ण पूंजीवादी विश्व को लेकर के बात की थी? नहीं की थी भाई, राइट नाउ। उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप का विकसित पूंजीवाद को लेकर के बात की थी? हाँ, ये बात भी सही है। उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और जापान, इस समय जापान में भी आप देख रहे हैं जिस तरह की चीजें जो निकल करके आई थी, सैन्यवाद क्या निकल करके आया था, यहां सैन्यवाद की भी बात की गई है। तो ये कुछ मुझे ठीक लग रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका का विकसित पूंजीवाद, सी आंसर होगा बेटा इसका। क्या होगा? सी आंसर होगा। अगर आप गूगल पर ट्राई करेंगे तो गूगल में डी आंसर दिया होगा, तो आप गूगल वाली पार्टी हैं क्या भैया? राइट नाउ गूगल कभी कभी आपको परेशानी में डाल देता है, मुसीबत में डाल देता है, ध्यान रखिएगा। चूंकि इस समय जापान में आप देख रहे हैं कि उन्होंने अनिवार्य सैन्य शिक्षा की व्यवस्था कर दी थी, रिमेंबर दिस थिंग। उससे पहले जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना 1945 में, जो जापान की स्थिति निकल करके आई थी, तो 1945 में उसको वो था, उससे पहले उसने सैन्य शिक्षा की बात कर दी थी। तो पूरी व्यवस्था को उन्होंने देखा था कि पश्चिमी यूरोप हो गया और उत्तरी अमेरिका हो गया और इधर जापान हो गया, इन सबका उन्होंने अच्छे से उन्होंने बात की थी, राइट नाउ। इन सबको फोकस करते हुए उन्होंने अपना ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था सी राइट मिल्स ने, द पावर एलिट 1956 में, राइट नाउ। तो सी आंसर है इसका, ठीक है। इसमें सैन्य गठजोड़ की बात की है, किसकी? सैन्य गठजोड़ की, एक तरह से। तो सैन्य गठजोड़ था ही 1956 में आता है। वारसा किसने बनाया था आप बताइए, राइट नाउ। तो उत्तरी अमेरिका हो गया और पश्चिमी आपके कौन हो गए? आपके यूरोपियन कंट्रीज हो गए पूंजीवादी। उधर आप जापान को भी आप उठा लीजिए। अब ये बात अलग है कि 1945 में उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया, राइट। आ जाइए, शक्ति धन के समान है, इसका सूत्रीकरण किसके द्वारा किया गया था? राइट, यानी जो शक्ति काम करती है वही काम धन करता है, राइट नाउ। यानी धन के माध्यम से आप प्रतिरोध के बाद भी अपनी बात मनवा लेंगे, और शक्ति आपके पास है तो प्रतिरोध के बाद भी आप अपनी बात मनवा लेंगे। दोनों एक जैसा काम करते हैं। इस दुनिया में दो बड़े, दामोदर और दाम, और दामोदर बैठे रहें, दाम करें सब काम। हाँ बेटा, 3 वर्ग की बात की थी उन्होंने, उसमें सैन्य गठजोड़ की बात करते हैं वो। चलिए, सी राइट मिल्स कह रहे हैं इस बात को, या पॉल स्वीजी कह रहे हैं, या टॉलकट पार्सन्स कह रहे हैं, या राल्फ मिलबेंड कह रहे हैं, कौन है ये?
बताइए, यहां भी आप कंफ्यूज हो गए। क्वेश्चन नंबर 24, यानी पावर और मनी को इंटरकनेक्ट किया है और उसके प्रभाव की बात की है। किसकी प्रभाव की बात की है? टॉलकट पार्सन्स हैं भैया। कौन है? टॉलकट पार्सन्स हैं। राइट नाउ 24 का सी, टॉलकट पार्सन्स। आ जाइए, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, उदार लोकतंत्रों में पिछले 100 वर्षों में न्यायिक शक्ति का विकास इसलिए हुआ है, क्यों हुआ है भाई? तो यहां 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है। यस, डी आंसर होगा बेटा, मानव अधिकारों की रक्षा। किनकी? मानव अधिकारों की रक्षा की वजह से आपकी जो जुडिशियल जो एक्टिविज्म कहिए, एक तरह से जुडिशियल रिव्यू की बात कीजिए, तो इसने बहुत बड़ा योगदान दिया है, मानव अधिकारों की रक्षा। क्या? मानव अधिकारों की रक्षा। 25 का डी, निर्विवाद रूप से बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। क्या? बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है ना?